हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 की भूगोल को कंटिन्यू करते हुए अध्याय फर्स्ट का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो हमें इस पार्ट में पढ़ना है आकाशगंगा के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा क्या है? खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को आपने देखा ही होगा। जब आप रात के समय आकाश को देखेंगे, अगर खुले मौसम वाली रात है, बादल नहीं है, तो आप अपने छत से या कहीं ऐसे से देखें जहाँ से आपको आकाश से एकदम साफ दिखाई दे, तो आपको एक चमकदार रास्ता दिखाई देगा। यह लाखों तारों का एक समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहलाती है। यानी कि जब आप देखेंगे, जिसे हम हाथी की रास्ता कहते थे, आपने कभी जाना होगा, तो वो क्या है? वो आकाशगंगा है, जिसमें लाखों तारों का समूह होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना बहती हुई नदी से की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। क्या हुआ? इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ये यहाँ पर फोटो लगा है और यहाँ पर ये दिखा दिया है, इस तरह से ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा होती क्या है? तो उसमें करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होती हैं, उन सभी से मिलकर आकाशगंगा बनती है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि एक आकाशगंगा में क्या होती हैं? करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैसेस होती हैं, तब जाकर एक आकाशगंगा बनती है। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी लाखों आकाशगंगाएं हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर तब जाकर क्या करती हैं? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आई होप कि समझ गए होंगे आकाशगंगा क्या होती है। आप आकाशगंगा का चित्र यहाँ पर एक देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ब्रह्मांड और हम। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी हम सोचें कि ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, तो इसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करने में लगे हुए हैं। इसकी विशालता को जानने में अभी तक इंसान या साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई पता अभी तक ठीक से नहीं लग पाया कि ये हमारा यूनिवर्स जो है कितना बड़ा है। हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। ये हम हैं, हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी हमारी सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। और लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं, अर्थात ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों आकाशगंगाएं हैं। लाखों आकाशगंगाएं। सोचिए, अब तुम कल्पना कीजिए कितना बड़ा संसार होगा, कितनी बड़ा ये दुनिया, ये यूनिवर्स होगा। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड में कितने सूरज होंगे, कितने चंद्रमा होंगे और कितने पृथ्वी, तारे, उपग्रह होंगे। ये तो एक तारा है और ऐसे आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं। और एक गैलेक्सी जो होती है उसमें करोड़ों तारे होते हैं और वो लाखों ऐसी ही गैलेक्सी, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्स में कितने तारे, कितनी पृथ्वी, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने ग्रह, उपग्रह होते होंगे। तो इस तरह की कल्पना करना कोई आसान कार्य नहीं है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। आगे आप कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स जो बुक में दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
पहला है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। जो बृहस्पति और शनि और यूरेनस ग्रह हैं उनके चारों तरफ छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। हम पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ये देखिए ग्रह हैं और इनके चारों तरफ क्या है, ये शनि ग्रह, तो इसके चारों तरफ एक बलाकार छल्ले घूम रहे हैं। तो इनको हम पिंडों की, ये छोटे छोटे पिंडों की क्या होती हैं, पट्टियाँ होती हैं। ये इसी तरह से ये बृहस्पति है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, और इसके चारों तरफ भी क्या है, छल्ले हैं। जियोग्राफी अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, पढ़ना क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। इसी तरह से कुछ और शब्द बने हैं, जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री, जियो पृथ्वी होती है, मैट्री मीन्स मापन, पृथ्वी का मापन। जियोऑइड, जियो मीन्स पृथ्वी, ऑइड्स मीन्स आकार के अनुरूप, यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इस तरह से जियो शब्द को प्रयोग करके कई और सारे शब्द बनाए गए हैं जो हमारे पृथ्वी से संबंधित होते हैं। चलिए आगे और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय ले लेता है। यानी कि सूर्य, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो प्रकाश किरणें चलती हैं तो 1 सेकंड में 5 लाख किलोमीटर चली जाती है, और इतनी तेज गति से चलने के बावजूद भी पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। लगाइए कितनी दूर हमारा चंद्रमा, हमारा जो सूर्य है यहाँ से, तो वो है 15 करोड़ की दूरी पर। नेक्स्ट पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे ने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग को यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमेरिका के थे और जो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुँचे। इन्होंने चंद्रमा पर जाकर अमेरिका का झंडा भी लगाया था, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इनके इस झंडे पर रूस ने सवाल खड़े कर दिए कि चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ हवा नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो झंडा कैसे इस तरह से हवा जैसे लहरा सकता है जैसे हवा में ये लहरा रहा है। छोड़िए, ये खैर बड़ी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राकेश शर्मा जो भारत के हैं, इन्हें पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हासिल है। ये सोवियत संघ से 3 अप्रैल 1984 को उसके अंतरिक्ष यान से, जिसका नाम है सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए गए थे, जहां उन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट उस स्पेस स्टेशन में, जिसका नाम सैल्यूट 7 है, बिताया। वहाँ पर रहे, जहाँ उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे योगा किया वहाँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग वहाँ पर किए, और उसके बाद वो धरती पर लौटकर आ गए। क्या भारत का कोई व्यक्ति अभी तक चंद्रमा पर गया है? तो नहीं, अभी तक भारत का कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं पहुँचा है। और पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें जो दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दे रखा है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। यानी जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करता है और उनकी गति के बारे में जानकारी करता है, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्राचीन भारत के ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुआ करते थे।
इन्होंने ही कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। इन्होंने आज से लगभग कई सदी पहले, यानी कि चौथी और 5वीं सदी में इन्होंने बता दिया था कि सूर्य इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। उन्होंने उस समय बताया जब इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी वाली दूरबीन्स नहीं थीं, तब उन्होंने इस तरह की परिकल्पनाओं को दिया था, बताया था। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे, जीरो की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये साथ ही साथ खगोल शास्त्री तो थे ही थे, गणितज्ञ भी थे। इन्होंने जीरो की खोज की थी, जिसके बाद बहुत सारी संख्याओं को लिखना आसान हुआ। पाई का मान भी इन्होंने ज्ञात किया परिशुद्धता के साथ। तो ये बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भारत के हुए हैं। आगे है कुछ और इम्पोर्टेंट्स। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मौसम का अनुमान लगाना और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जिस तरह से ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य के ग्रह होते हैं 8, उनके अपने अपने उपग्रह होते हैं जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से साइंटिस्टों के द्वारा कुछ कृत्रिम पिंड बनाए जाते हैं जिनको अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये वहाँ जाकर परिक्रमा करने लगते हैं, यानी इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और स्थापित करने के बाद इनसे जो जानकारी आती है, उस जानकारी का प्रयोग मौसम को ज्ञात करने में, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा वहाँ इसकी पृथ्वी की कक्षा में से स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारत के कुछ उपग्रह इनसैट, IRM, एंडुसैट इत्यादि हैं। आप यहाँ पर एक रॉकेट को प्रक्षेपण होते हुए देख सकते हैं। यहाँ इसकी विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ इसको छोड़ा गया है और यहाँ पर इसके क्या हो गया है, रॉकेट का पृथ्वी पर वापस गिरना हो सकता है और उसके बाद ये अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में जाना, साथ ही साथ जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद इस जो पार्ट है, इसकी जो एक्सरसाइज रह जाती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक क्लास और आएगी MCQ की, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी श्रृंखला आएगी और उसके बाद ये हमारा पार्ट पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ऐसी क्लासों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हम जितनी भी वीडियो बनाएं वो आपके पास कंटिन्यू पहुंचती रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।